गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएड, बीएससी बीएड, फोर्थ ईयर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आप पढ़ रहे हैं भारत में शिक्षा का विकास। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है कि वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उसी में है बौद्ध काल। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए वैदिक काल में बालिका शिक्षा के बारे में मैं पढ़ा रहा था। उसमें आपने पढ़ा कि महिलाओं को वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत अर्धांगिनी, पुरुष की सहयोगिनी और पुरुष की पूरक के रूप में महिला को सम्मान दिया गया। उसके लिए पुरुष के ज्ञान, पुरुष के बल और पुरुष के जीवन की क्रियाओं की साझीदार माना गया कि वो पुरुष के ज्ञान की, पुरुष के बल की और जीवन की समस्त क्रियाओं की साझीदार है। विद्यादान का अधिकार इस काल में महिलाओं को था। वो विद्या अध्ययन कर सकती थी और उनको वेदों की शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। माता पिता और कुल गुरु के द्वारा ही उनको घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उनके लिए गृहस्थ आश्रम में रहकर विवाह करने से पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। वो अगर विवाह करने के लिए जा रही हैं तो उनको उससे पहले शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। महिलाओं को तत्कालीन समय में बहुत सम्मान और आदर प्राप्त था। बाल विवाह नहीं होते थे, पर्दा प्रथा नहीं था, स्वयंवर प्रथा थी। महिलाओं को यह अधिकार था कि वो अपने होने वाले पति का, वर का चुनाव खुद कर सकती हैं। महिलाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान के बिना कोई भी कार्य महिलाओं के बिना संपन्न नहीं होता था। धार्मिक अनुष्ठान में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का हिस्सा लेना अनिवार्य था। इस प्रकार की ये वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था के कुछ कमियां भी हैं। कमी नंबर 1 कि महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई क्योंकि उनको गुरुकुल में और आश्रम में शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। ख़ासतौर से वैदिक काल के प्रारंभ में महिलाओं को कुछ समानता के अधिकार दिए गए, लेकिन बाद में ये अधिकार कम हो गए। महिला गुरुकुल में जाने की उनको कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो गुरुकुल में शिक्षा किस प्रकार से लेंगी। घर पर ही माता पिताओं के द्वारा या कुल गुरुओं के द्वारा ही घर पर ही उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। ऐसा लगता है कि इस काल की शिक्षा व्यवस्था में मात्र एक लक्ष्य वो ये था कि सारा का सारा शिक्षा का जो लक्ष्य है वो लड़कों के लिए ही है। लड़कियों की शिक्षा की इस समय उपेक्षा की गई। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि उनको आश्रम में आने की और गुरुकुल में जाने की कोई परमिशन नहीं थी। ऐसी स्थिति में वो शिक्षा विद्या अध्ययन तो कर रही थी, लेकिन उनका विद्या अध्ययन मात्र घर पर ही था, जो उनके कुल गुरु या पुरोहितों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा उनको शिक्षा प्रदान की जा रही थी। ख़ासतौर से इस समय में शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई, जिससे ऐसा लगता है कि शूद्रों के पुरुषों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो आप समझ जाइए कि शूद्रों की बालिकाओं को शिक्षा कैसे मिल जाएगी। द्विज शब्द का प्रयोग आता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्ण के लोगों को, बालक और बालिकाओं को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। पुनः सुन लीजिए, द्विज शब्द का प्रयोग आता है। द्विज शब्द से यहाँ संबंध है इन 3 वर्णों का, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग आते हैं।
ऐसा लगता है कि शूद्र वर्ण के लोगों के लिए अध्ययन की, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। धर्म को इस शिक्षा में बहुत महत्व दिया गया। धार्मिक कर्मकांडों को और धर्म की शिक्षा को ही बहुत महत्व दिया गया। वेदों का अध्ययन करना, ऋचाओं का अध्ययन करना, वेद मंत्रों का अध्ययन करना, जबकि अन्य चीज की, अन्य विचारों की, स्वतंत्र विचारों का इस शिक्षा प्रणाली में अभाव था। लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई क्योंकि संस्कृत के श्लोकों का अध्ययन कराया जाता था। भाषा का माध्यम संस्कृत थी। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं, लोक भाषाएं थीं, उनकी उपेक्षा होना लाजमी है। सांसारिक जीवन की इस काल में शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा की गई क्योंकि लोगों को आध्यात्मिकता पर और अलौकिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया। अब आती है बात, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। उत्तर वैदिक काल में, इस काल को महाभारत का रचना काल माना जाता है। जैसा कि भीष्म पितामह जी ने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनको भी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन मनु ने महिलाओं की शिक्षा का बायकॉट कर दिया। मनु ने कहा कि महिलाओं को ना अकेले रहने का अधिकार है और ना ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का खूब विकास हुआ। इस समय में लोग नक्षत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में, खगोल विद्या में, नृत्य में, संगीत में और पुराणों के अध्ययन में, इतिहास में, ज्योतिष में सारे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। अर्थात उपनिषद काल में या उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का विकास तो हुआ, लेकिन शिक्षा के विकास के साथ साथ स्त्री और पुरुष की शिक्षा भी समान रूप से प्रदान की गई। शिक्षा का केंद्र अभी भी स्त्रियों के लिए, जो पूर्व वैदिक काल में घर ही था, अभी भी केंद्र उनको घर ही था। आश्रम की और गुरुकुल की कोई व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं को, बालिकाओं को ना आश्रम की व्यवस्था थी, ना गुरुकुल में जाने की अनुमति थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं को जो प्राचीन समय में स्वयंवर और वेदों के अध्ययन करने के मौके मिल रहे थे, तो वो मौके तो उनको मिले। परेशान तकलीफ़ ये हुई कि उपनिषद काल में मनु ने महिलाओं के लिए पाबंदी लगा दी कि उनको वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जब तक बालिकाएं, रजस्वला शब्द का प्रयोग आया है और वो उनके माहवारी का नाम लिया गया है कि वो माहवारी में अपवित्र हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के लिए इस काल में शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस काल की शिक्षा व्यवस्था में मनुओं के अनुसार रजस्वला जिन बालिकाओं के लिए माहवारी का समय है वो शिक्षा प्राप्त वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती, पाबंदी लगा दी। ठीक उसी प्रकार से इस काल में सामाजिक, धार्मिक संकीर्णता व्याप्त हो गई। समाज में सामाजिक रूप से, समाज में धार्मिक रूप से संकीर्णता व्याप्त हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को इस काल में परतंत्र कर दिया गया, उनको निर्बल बना दिया गया, उनको निस्सहाय बना दिया गया। ऐसी स्थिति में विवाह की उम्र भी घटा दी गई और मात्र 10 या 12 वर्ष की उम्र में माता पिता को अपनी कन्या का विवाह करना होता था। प्रशिक्षणार्थियों, अब बहुपत्नी प्रथा भी चल निकली थी और लोग अब एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी का अर्थात बहुपत्नी रखने लगे।
महिलाओं से संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया गया जो कि उनको पूर्व वैदिक काल में मिला हुआ था। प्रशिक्षणार्थियों, इस काल में महिलाओं के लिए शैक्षिक विकास तो हुआ, वो नक्षत्र, वो ज्योतिष, वो खगोल विद्या, वो नृत्य, वो संगीत, वो इतिहास, वो समस्त विद्याओं की ज्ञाता तो हुई, लेकिन उनके लिए ये सारी शिक्षा व्यवस्था घर पर ही प्रदान की गई। उनके जो कुल गुरु थे, पुरोहित थे, उन माता पिता थे, उन्हीं के द्वारा उनको शिक्षा प्रदान की जाने लगी। ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए शिक्षा से एक हद तक देखा जाए तो शूद्र समाज की बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। अब आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा, आपने देखा कि बौद्ध काल में स्त्रियों की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आप देख लीजिए, बौद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षु थे उनको ये शिक्षा दी जाती थी कि वो महिलाओं से संपर्क ना रखें, अर्थात महिलाओं से दूरी बनाकर रखें। इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाने लगी बौद्ध काल में, जिसकी स्थापना समानता पर आधारित हुई थी, जिसकी स्थापना वर्ण व्यवस्था को मिटाने के लिए हुई थी। उसी बौद्ध धर्म के अनुसार उसी बौद्ध काल में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और स्त्री और पुरुषों को समानता प्रदान करने के लिए की गई थी। उसके बावजूद आप देखते हैं कि महिलाओं को सामाजिक धार्मिक संकीर्णताओं ने घेर लिया। सामाजिक रूप से बहुपत्नी प्रथा प्रचलित हो गई, धार्मिक रूप से महिलाओं को वंचित कर दिया गया, महिलाओं के विवाह की उम्र भी घटा दी गई, 10 वर्ष महिलाओं के विवाह की कर दी गई, बहुपत्नी प्रथा लागू हो गई। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं बौद्ध भिक्षुओं को जो ब्रह्मचारी जीवन जीते थे उनको ये शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वो किसी भी महिला के संपर्क में ना आए, अर्थात महिलाओं से दूर रहें। प्रारंभ में महिलाओं को शिक्षा से उपेक्षित किया गया, महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई, लेकिन जब गौतम बुद्ध को इस बात का पता लगा कि महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है तो उन्होंने इस महिलाओं की शिक्षा की अनुमति प्रदान कर दी। अब महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाने लगी। महात्मा बुद्ध की अनुमति मिल जाने के बाद बौद्ध भिक्षुणी जो थी वो बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में रहती थी, पवित्रता पूर्वक अपने जीवन को जीती थी, शुद्ध आचरण के साथ, शुद्धता के साथ और पवित्रता के साथ वो आश्रम में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी बौद्ध भिक्षुणी महिलाओं को अकेले आचार्य के साथ रहने के लिए परमिशन नहीं थी। उनको बौद्ध मठ में, बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु के साथ में रहने की अनुमति नहीं थी। जब तक बौद्ध मठ के प्रशासन के अनुसार बौद्ध भिक्षु जो उन्होंने नियुक्त किया है वो अन्य बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में ही बौद्ध भिक्षुणियों को शिक्षा प्रदान करते थे। मेरी बात समझ सकते हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बौद्ध भिक्षु बौद्ध मठाधीशों ने बौद्ध के मठ के नियम और संयम के अनुसार, प्रशासन के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार जिस व्यक्ति का चयन कर दिया है, जिसको बौद्ध भिक्षु निर्धारित कर दिया है, वही व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में अकेला बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को, भिक्षुणी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता था।
उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। जब तक अन्य साथी बौद्ध भिक्षु नहीं होंगे, पुरुष, बौद्ध भिक्षु पुरुष, तब तक वो बौद्ध भिक्षुणियों के लिए शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते थे। तो कोई भी बौद्ध भिक्षु जो मठ की नियमावली के अनुसार वहाँ निर्देशित कर दिया गया है या नियुक्त कर दिया गया है, उसको अन्य बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में अन्य बौद्ध भिक्षुणियों के लिए शिक्षा प्रदान करनी होती थी। अकेले नहीं, ये निकल कर आता है, अकेले नहीं। पुरुष बौद्ध भिक्षुक अलग रहते थे, महिला बौद्ध भिक्षुणी अलग रहती थी। रहते तो थे मठों में, लेकिन दोनों के लिए रहने का अलग अलग तरीका था, दोनों को रहने के लिए अलग अलग रेजिडेंस था। वो अपने अपने कक्षों में जाकर अलग अलग निवास करते थे। केवल उच्च वर्ग की महिलाएं ही इस शिक्षा को प्राप्त करती थीं बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि तीनों में ही आप देख लीजिए, चाहे पूर्व वैदिक काल हो, चाहे उत्तर वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, हमारे देश की शासन व्यवस्था में शूद्रों की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। अर्थात शूद्रों की बालिकाओं के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। चाहे वो पूर्व वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो या बौद्ध काल, तीनों समय में, तीनों पीरियड्स में आप देख लीजिए, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। ये तत्कालीन समय की शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, या ये मान लीजिए कि इन्होंने शूद्रों के जीवन के साथ घोर अन्याय किया, तो कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। एक समाज का अंग हैं ये भी, शूद्र भी हमारे ही समाज का अंग हैं। वो उनको अलग करके हम अपने शरीर के अंग को ही अलग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मस्तक से हुई है, बुद्धि से हुई है, और वो उसका भाग सिर है। सावयव सिद्धांत है। क्षत्रियों की उत्पत्ति बाजुओं से हुई है और उनका अंग ये बाजू हैं। वैश्यों की उत्पत्ति उदर से हुई है, पेट से हुई है, और वो पालन पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम ये वैश्य रखा गया है। वो पालन पोषण करने वाले हैं, पेट से उत्पत्ति हुई है, वो वैश्य। और शूद्रों की उत्पत्ति चरणों से मानी जाती है, इसलिए उनको स्थान चरणों में दिया गया है, ऐसा मानते हैं। जब हम शरीर का अंग हमारे चरण, अगर चरण नहीं होंगे तो हम चलकर कहाँ जाएंगे? कुछ विद्वानों ने कह लिया कि चरण में आकर ही लोगों को शरण मिलती है, चाहे वो ईश्वर के चरण हो, चाहे माता पिता के चरण हो, चाहे गुरु के चरण हो, सुख मिलता है। तो इन चरणों को हम अपने शरीर से अलग कैसे कर सकते हैं? प्रश्न यहाँ है। ये हमारे शरीर का एक अंग है। ब्राह्मण हमारे शरीर का अंग है, क्षत्रिय हमारे शरीर का अंग है, वैश्य हमारे शरीर का अंग है, तो शूद्र भी हमारे शरीर का अंग है। और तत्कालीन समय में तीनों कालों में आप देखते हैं कि शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई। शूद्रों की बालिकाएं तो दूर की बात है, शूद्रों के पुरुषों को भी शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। उनके कानों में वेदों की वाणी पढ़ने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी कि उनके कानों में वेदों की वाणी भी नहीं पढ़नी चाहिए।
ऐसी विचारधारा से हमारे देश के विकास में, हमारे देश की एकता में, हमारे देश की अखंडता में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है। और आज तक हम उस खाई को नहीं पाट पाए हैं जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको विरासत में छोड़ी है। वो दूरियां वर्तमान समय में भी देखी जा सकती हैं। आज भी हम शूद्रों से दूरी बनाकर ही रहते हैं और शूद्र हमसे दूरी बनाकर रहते हैं। ये समाज और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा सभी का अधिकार है और वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में ये सारे अधिकार आम जन के लिए प्रदान कर दिए गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि बौद्ध भिक्षुओं, पुरुषों से भिक्षुओं को अलग रखा जाता था। केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसा कि द्विज नाम आता है, द्विज में ब्राह्मण हैं, द्विज में क्षत्रिय हैं, द्विज में वैश्य हैं। तो इन तीनों वर्णों की या उच्च घराने की बेटियों को, बालिकाओं को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। सामान्य और निम्न परिवार की, सामान्य स्तर के परिवार की और निम्न स्तर के परिवार की बालिकाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। महिला और पुरुष को समान अधिकार जरूर दिए गए, लेकिन उनके लिए, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, इस समय में मनु ने महिलाओं को ये कहा कि महिलाएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं हैं। उनको हर समय किसी न किसी संरक्षण की और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसा कहते हैं मनु, चाहे वो पिता के घर हैं तो उनकी रक्षा का कार्य उनके पिता करते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती हैं और उनका विवाह हो जाता है तो उनकी रक्षा का भार उनके पति पर चला जाता है। और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होती हैं तो ऐसी अवस्था में उनकी रक्षा का प्रभार उनके पुत्र आदि पर चला जाता है। वो ये कहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए स्त्री स्वतंत्र कहाँ है। बचपन में पिता के घर, जवानी में पति के घर और बुढ़ापे में अपने पुत्र आदि पर निर्भर रहती हैं, अर्थात पुत्र आदि उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं था। ये मनु के अनुसार ऐसी व्यवस्था थी कि विधवाओं के विवाह को रोक देना चाहिए। बहुपत्नी प्रथा लागू हुई, विधवाओं के विवाह को रोक दिया गया कि अब विधवाओं का विवाह नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपके लिए मैंने तत्कालीन समय की तीनों शिक्षा व्यवस्थाओं को आपके सामने रखा। जैसा सम्मान स्त्री और पुरुष की पूरक मानी गई है, अर्धांगिनी मानी गई है, वो पुरुष के ज्ञान की, पुरुष के बल की, पुरुष की जीवन क्रियाओं की साझीदार मानी गई थी पूर्व वैदिक काल में। लेकिन यहाँ आते आते महिलाओं की स्थिति निम्नतर हो गई। प्रशिक्षणार्थियों, बालिका शिक्षा की जब बात चलती है तो आप देखते हैं कि ना तो उत्तर वैदिक काल में ना पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को आश्रम में, महिलाओं को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं दिया गया था। ऐसी स्थिति में वो अपने पिता के घर, अपने कुल गुरुओं के संरक्षण में और अपने माता पिता से ही शिक्षा प्राप्त करती थी।
जो उनके कुल पुरोहित हुआ करते थे वो उनको शिक्षा घर पर ही प्रदान करते थे। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ आकर देखते हैं कि शिक्षा के केंद्र घर ही थे। बौद्ध काल में जरूर मठों में महिलाओं को आने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन जब बौद्ध मठ में महिलाएं रहने लगी तो उनको पुरुषों से अलग रखा गया और उनके लिए शिक्षा प्रदान करते समय ये भी ध्यान रखा गया कि अकेला बौद्ध भिक्षु पुरुष महिलाओं को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। उसके लिए ये निर्देश थे कि अन्य बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में ही वो महिलाओं को, बौद्ध भिक्षुणियों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये हमारा वैदिक काल की भारत की शिक्षा व्यवस्था का पूरा ताना बाना या सिंहावलोकन आपने देखा। क्या विद्या अध्ययन का अधिकार जरूर था, लेकिन विद्यालय ही नहीं है तो उस अधिकार का बनेगा क्या? डिस्टेंस एजुकेशन मान लो, या उसको जो भी शिक्षा प्रदान की गई वो सीमित रूप में प्रदान की गई। बालिकाओं को बालकों के समान, लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। जैसा कि गुरुकुल में, आश्रम में बालक शिक्षा प्राप्त करते थे, वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता बालिकाओं को प्रदान नहीं की गई थी। मैं दोनों कालों में बता चुका हूँ कि यहाँ पर भी आप देखते हैं कि प्रारंभ में महिलाओं को समान अधिकार थे और गुरुकुल में व्यवस्था नहीं थी, अर्थात शिक्षा का केंद्र उत्तर वैदिक काल में भी घर ही था। घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्रशिक्षणार्थियों, समस्त बातों से निष्कर्ष निकल कर आता है कि तत्कालीन समय में हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था जो की गई थी वो सीमित और संकुचित व्यवस्था थी। सिर्फ उच्च कुल की बालिकाओं को, उच्च घराने की बालिकाओं को, या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवार की बालिकाओं को ही शिक्षा प्रदान की गई थी, जबकि शूद्र वर्ण की बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। ये उनके साथ होने वाला घोर अन्याय ही कहा जाएगा। मैं समझता हूँ आपने सारा परिदृश्य देख लिया है। आप समझ गए हैं कि बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था इन तीनों कालों में किस प्रकार की रही थी। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आगे के पाठ में आपके लिए भारत में बालिका शिक्षा के बारे में और पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।